हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी। आज इंडियन पिनल कोड भारतीय दंड संहिता 1860 की हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेने जा रहे हैं, ज्वाइंट लाइबिलिटी एंड कॉमन ऑब्जेक्ट, जो कि सेक्शन 34 और 149 को बिलोंग्स करते हैं। तो शुरू करने से पहले हमें यह समझना होगा कि वास्तव में लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है। तो लाइबिलिटी, जैसे ए ने बी को मार दिया तो लाइबिलिटी ए की हुई। ज्वाइंट लाइबिलिटी में ए और बी मिलकर सी को मारते हैं। तो ए और बी दोनों ने क्या किया, मिलकर कोई काम किया, ज्वाइंट लाइबिलिटी बनी। कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी में ज्वाइंट लाइबिलिटी की तरह सिमिलर ही होती है। इसमें क्या होता है कि ए, बी और सी 3 या 4 लोग हैं। इन्होंने प्लानिंग की कि हम जो है डी को मारेंगे। ए ने कुछ प्रोवाइड किया, सी को कहा गया कि तुम घर के बाहर देखो, डी से कहा कि तुम अंदर जा करके पकड़ो और फिर मैं उसको मारता हूं। तो एक्चुअल में डी को सी ने मारा, लेकिन ए और बी जो है उन्होंने अपने उस फर्दरेंस एक्ट में अपना योगदान दिया। तो इंटेंशन तीनों का एक था, डी को मारना। तो कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी जो होती है वो ज्वाइंट लाइबिलिटी के लगभग समान होती है। तो आज हम जो बात करने वाले हैं इसी लाइबिलिटीज पे बात करने वाले हैं, और जो कि सेक्शन रिगार्डिंग करता है 34 जो है वो कॉमन इंटेंशन की बात करता है। कॉमन इंटेंशन कैसा, आपको पहले बताया था मैंने कि इंटेंशन के बिना कोई क्राइम नहीं होता है। तो यहाँ पे इंटेंशन जरूरी है, प्री मीटिंग जरूरी होती है। सेक्शन 34 के कुछ की एलिमेंट्स हैं जो आगे हम देखते चलेंगे। तो आज का जो डिस्कस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। स्लाइड में मैंने बहुत कुछ दिया है, लेकिन इसको मैं अपनी भाषा में और सिंपल शब्दों में समझाऊंगी ताकि आपका पिक्चर क्लियर रहे, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आपको समझना आसान है। क्योंकि बहुत सारी किताबें हैं, नोट्स है, सब में सब कुछ मिल जाएंगे, लेकिन एक्चुअल में समझिए कि 34, 149 ये क्या कहते हैं, इनके कीवर्ड्स क्या होते हैं। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ ज्वाइंट लाइबिलिटी क्या है। तो सबसे पहले सुन लीजिए कि कॉमन इंटेंशन क्या होता है। सेक्शन 34, जिसको पहले कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी, परिलक्षित आपराधिक दायित्व या आणविक दायित्व के नाम से भी जाना जाता है। शुरुआत में ये जो फर्दर इंटेंशन था ये नहीं जोड़ा गया था। फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ये शब्द 1870 के एक्ट नंबर 27 के बाद जोड़ा गया था। यानी शुरुआत में ये शब्द जो आपको दिख रहा है स्टेटमेंट, ये नहीं था। फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ये 1870 के बाद इसको ऐड किया गया, और ये इतना इम्पोर्टेंट था कि आपके पास कोई भी जो आप काम कर रहे हैं मिलकर, वो उसी अग्रसर में होना चाहिए, उसी फर्दरेंस में होना चाहिए कि अगर आपने किसी को मारने की प्लानिंग की है तो आप 3-4 लोगों के बीच जो भी मीटिंग हुई है और आप उसी कार्य को करने के या तो उसमें अपना सहयोग देते हैं या उसको सुकर बनाते हैं, सुविधापूर्ण बना करके आप उस कार्य को इंटेंट करते हैं। तो इसके साथ ही मैंने आपको पीछे स्लाइड में कुछ और भी सेक्शंस प्लस किए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो कि ये बताते हैं सेक्शन 34, 149, सेक्शन 114, 396 और 460। ये सारे के सारे जो सेक्शंस है आईपीसी में, ये सभी कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी से संबंधित है। 34, 149, 114, 396 एंड 460, ये सारे के सारे सेक्शंस कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी से संबंधित है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये बात करते हैं ज्वाइंट रॉन्ग यानी एक संयुक्त दायित्व के सिद्धांत की। इसके अंतर्गत जो है वो सारे के सारे अक्यूज्ड को एक समान क्रिमिनल लाइबिलिटी से अभियोजित किया जाता है। आणविक दायित्व का सिद्धांत, कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी जिसको हम कहते हैं, यह सामान्य नियम का एक अपवाद है। सामान्यतः कोई व्यक्ति सिर्फ अपने द्वारा किए गए कार्य के लिए दायी होते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी जो होती है सेक्शन 34 के अकॉर्डिंग अपने द्वारा किए गए कृत्य के अतिरिक्त और भी चीजों का दायी होता है। इसको निम्नलिखित कुछ क्यों इसकी आवश्यकता थी उसके थ्रू पहले हम समझेंगे, फिर स्लाइड्स पे दी हुई सारी चीजों को जो नॉर्मली आपको हर बेयर एक्ट में मिलेगी, बुक्स में मिलेगी, लेकिन आप ये समझिए कि सबसे पहले इनको जानने के लिए क्या जरूरी है। तो पहली चीज कि जो भी हमारी प्लानिंग है,
वो हम सब के पूरे रोल में, यानी हम सबको नॉलेज होना चाहिए कि हम कोई प्लानिंग कर रहे हैं। दूसरी चीज, इसको लाने के पीछे रीजन क्या था 34 को, कि हम इंडिविजुअल अगर कोई ऑफेंस होता है तो फिर भी वो वीक होता है, लेकिन किसी अपराध को जब 3-4 लोग मिलके करते हैं तो उसका जो कह सकते हो गंभीरता होती है, सीरियसनेस होती है जो अपराध की, वो ज्यादा बढ़ चुका होता है, बढ़ जाता है। और साथ ही एक आपराधिक आशय जिसका इंटेंशन या योजना एक समान हो, उसमें दंड भी लगभग एक समान होनी चाहिए। तो ये 3 चीजें थी जिसके अकॉर्डिंग 34 को सबमिट किया जा रहा था। इसका नेचर जो है वो मोस्टली ज्वाइंट लाइबिलिटी है। जितने भी प्रकार के अपराध किए जा रहे हैं या जिस में सहयोग दिया जा रहा है उन सबको हमको शामिल करना है। अब हम बात करते हैं कि सेक्शन 34 कहता क्या है। इसमें सबसे पहले ध्यान रखिए इंटेंशन। व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट, जब भी कोई क्रिमिनल एक्ट किया जाएगा, क्रिमिनल एक्ट या ओमिशन, इसमें आपको लेना पड़ेगा सेक्शन 33 जो कि डिफाइन करता है कि क्रिमिनल एक्ट क्या होता है। क्रिमिनल एक्ट में आपको सीरीज ऑफ एक्ट, यानी काम का जो भी क्रमबद्ध तरीका होगा उसको प्लस करेंगे, सीरीज ऑफ ओमिशन चाहे सीरीज ऑफ एक्ट, यही चीजें इसमें शामिल होंगी। तो सर्वल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, ईच ऑफ सच पर्सन इज लाइबल, यानी जो भी इसमें एक समान आशय के साथ कार्य करेंगे उसी काम को अग्रसरण करने में, वो सब प्रत्येक कार्य के लिए जैसे खुद उन्होंने वो कार्य किया है उसके लिए लाइबल माने जाएंगे एज इंडिविजुअल। एक्टिव पार्टिसिपेशन डज नॉट नेसेसरी implies then all must do the criminal act the exact spot of the time। तो जो सेकंड ऑफ थिंग कहती है वो ये कहती है कि जो क्रिमिनल ऑब्जेक्ट होता है, तो अगर हम इसके कीवर्ड्स को लेते हैं आर्टिकल 34 के एलिमेंट्स जो स्टेटमेंट है, तो सबसे पहले उसमें एक क्रिमिनल एक्ट होना चाहिए जो कि एक या एक से अधिक व्यक्ति द्वारा किया गया होना चाहिए, और ऐसा एक्ट जो है वह सबके कॉमन इंटेंशन में उसको बढ़ाने के लिए किया गया हो। साथ ही ऐसे व्यक्तियों के बीच जो कॉमन इंटेंशन है वो प्री प्लान या प्री मीटिंग होना चाहिए। दूसरी चीज, इसमें जितने भी अक्यूज्ड पर्सन शामिल हैं वो किसी न किसी तरह से एक दूसरे से कंबाइन होने चाहिए, एक दूसरे से शामिल होने चाहिए। और सबसे लास्ट चीज जो इसमें एक चीज आती है कि फिजिकल प्रेजेंटेशन इसमें जरूरी नहीं है। 34 जो कहता है कि फिजिकल प्रेजेंटेशन जरूरी नहीं है, किसी भी क्राइम को करने के लिए आप अपना जो कॉमन इंटेंशन है वो कहीं से भी कंप्लीट कर सकते हैं। इस पे स्क्रीन से आपको वीरेंद्र कुमार घोष का एक केस दिख रहा होगा, इसको मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर दे रही हूँ आपको। इसे पोस्ट ऑफिस केस भी कहते हैं। बहुत ही अगर कॉमन इंटेंशन कभी आता है तो ये सबसे इम्पोर्टेंट केस है वीरेंद्र कुमार घोष का और महमूद शाह वर्सेस एब्रेड का, और एक ऋषि पांडे का केस है, ऋषिदेव पांडे का। ये 3 बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस है जो कि ज्यादातर आप देखेंगे कॉम्पिटिशन्स में पूछे जाते हैं। तो वीरेंद्र कुमार घोष में ये पोस्ट ऑफिस का केस है। इसके फैक्ट मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। इसमें जो रहते हैं वीरेंद्र कुमार घोष जी जो रहते हैं, इनको बैंक वो पोस्ट ऑफिस लूटने, तो वीरेंद्र कुमार घोष जो रहते हैं ये अपने 3 साथियों के साथ मिलकर के एक पोस्ट ऑफिस को लूटने जाते हैं। इनके 3 दोस्त इनसे कहते कि आप पोस्ट ऑफिस के बाहर रहिए और हम 3 लोग अंदर जाकर के पोस्ट ऑफिस को लूटते हैं। वो लोग अंदर जाते हैं, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बनती हैं कि पैसे नहीं मिलते हैं, जो भी वो लोग पोस्ट जो वहाँ पे हेड बैठा रहता है उसको गोली मार देते हैं। बाद में वो लोग बैग वैग करके और वो भागने लगते हैं। पीछे पीछे वीरेंद्र कुमार जी भी भागते हैं, लेकिन वो निकल जाते हैं, वीरेंद्र कुमार जी को पकड़ लेती है पुलिस। बाद में इनको कन्विक्ट किया जाता है और इन पे सेक्शन 302 रेड विथ 34 लगाया जाता है। वीरेंद्र कुमार जी का स्टेटमेंट रहता है कि भाई मैंने हत्या नहीं की है और जो मेरे साथी थे वो थे। तो यहाँ पे यही आया कि कॉमन इंटेंशन जो था, आपने उनको प्रोटेक्शन दिया, आप बाहर खड़े होकर के जो उनका साथ दे रहे थे और बाकी वो 3 जो वो काम कर रहे थे उसमें आप पूरी तरह से शामिल माने गए। तो 34 का जो एक्सप्लेनेशन इसमें दिया गया वो यही दिया गया कि कोई जरूरी नहीं है कि जो काम वो आपके थ्रू अंदर कर रहे थे उसमें आपका सक्रिय भागीदारी नहीं थी, आप पूरे तरह से उसमें इन्वॉल्व थे, आपका कॉमन इंटेंशन था, आप भी लूटने गए थे, आपको एक वर्क मिला था बाहर करने का और उस काम को वो पूरी तरीके से कर रहे थे। अंदर जो कुछ भी हुआ उसके लिए लाइबल वो ठहराए जाएंगे। तो वीरेंद्र कुमार घोष जो है बहुत इंपॉर्टेंट केस है।
तो यही माना गया कि जो वीरेंद्र कुमार जी हैं वो सेक्शन 34 के अंतर्गत लायबल ठहराए जाएंगे, क्योंकि क्रिमिनल एक्ट हो रहा था, फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन में वो सारे के सारे काम हो रहे थे, इसलिए जो भी चीजें थी वो कोर्ट ने इनको लायबल ठहराया। तो जो इंटेंशन है वो कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन सेक्शन 34 जो है वो आईपीसी में डील करता है कॉमन इंटेंशन को। कॉमन इंटेंशन का मतलब होता है प्री अरेंज प्लान। हमारा आपका एक मकसद था, हमने उस मकसद के लिए ही कार्य किया है, और इसमें जिसने भी सहयोग किया वो सारे के सारे इंडिविजुअल रूप से एक्टिव माने जाएंगे। सेक्शन 33 डिफाइन करता है एक्ट या ओमिशंस को। तो इसमें जब हम 34 को पढ़ते हैं तो इसमें जो भी एक्ट किए जाते हैं, क्रिमिनल एक्ट की जो बात की जाती है, वो सीरीज ऑफ ओमिशंस होते हैं। एक्ट डन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, यानी कोई भी कार्य जो है वो उसी फर्दरेंस इंटेंशन में होना चाहिए। साथ ही द लायबिलिटी वुड बी देयर आल्सो फॉर एक्ट फर्दरेंस ऑफ द डिसाइडेड एक्ट, यानी कि जो काम या जो प्लानिंग हमने की थी उसी में हमारा इंटेंशन होना चाहिए। एक चीज आती है कि क्या जो कॉमन इंटेंशन है या जो हमारी मीटिंग ऑफ माइंड है, क्या वो घटना स्थल पर भी हो सकती है। तो ऋषिदेव पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस है, इसमें कहा गया है कि मीटिंग ऑफ माइंड जो होती है वो आपके घटना स्थल पर भी हो सकती है। साथ ही हम बात करते हैं सिमिलर इंटेंशन एंड कॉमन इंटेंशन की। तो ध्यान रखिएगा कि 34 का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है प्री अरेंज प्लान या मीटिंग। आपकी घटना से पहले कोई भी अरेंजमेंट, प्लानिंग या एक मीटिंग हो चुकी हो, आपका इंटेंशनली एक दूसरे के साथ मेंटल मीटिंग हो, तो वहां पर 34 तुरंत अप्लाई करेगा। लेकिन अगर ये चीज नहीं है, प्री अरेंजमेंट नहीं है, तो 34 में आप फॉल नहीं करेंगे। और ठीक ऐसे ही सिमिलर इंटेंशन की बात हम करते हैं। सिमिलर इंटेंशन और कॉमन इंटेंशन दो अलग अलग चीजें हैं। सिमिलर इंटेंशन मतलब मेरा और आपका भी दुश्मन है, लेकिन हम दोनों कोई एक इंटेंशन से काम नहीं कर रहे कि हम और आप मिल करके काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा इंटेंशन सिमिलर इंटेंशन है कि हमारा दुश्मन भी है और हम उसको मारना चाहते हैं। लेकिन हाँ, हम दोनों ने प्री मीटिंग नहीं की है, एक दूसरे के साथ किसी भी तरह का कोई कोऑपरेशन नहीं कर रहे कि हम सी को जाके मारेंगे। तो ए बी का इंटेंशन क्या हुआ, सिमिलर हुआ। लेकिन कॉमन इंटेंशन का मतलब क्या हुआ कि हम और आप दोनों मिलकर प्री मीटिंग करते हैं और उसको मारने के फर्दरेंस में हम कोई काम करते हैं, तो वहां पे हम कॉमन इंटेंशन के लायबल होंगे। लेकिन पांडुरंग का जो केस था उसमें यही था कि सिमिलर इंटेंशन के बारे में बताया गया कि ए बी सी जो रहते हैं वो डी को मारते हैं, पॉलिटिकल व्यक्ति रहता है, तो तीनों का उद्देश्य उसको मारना रहता है। तीनों वहां जाते हैं, मारते भी हैं, लेकिन तीनों के जो ब्लोज होते हैं वो अलग अलग होते हैं और अपने अपने तरीके से। तो कोर्ट को कोई एविडेंस नहीं मिल पाता और वो समझ नहीं पाती कि वास्तव में ये कॉमन इंटेंशन में था या सिमिलर इंटेंशन में। तो ये माना गया उन तीनों को उनके किए गए कार्य के लिए अलग अलग रूप से दायी ठहराया गया, क्योंकि वहां पे एविडेंस नहीं था ऐसा कि उनकी प्री मीटिंग हुई थी या उनका कोई प्री प्लान था। तो 34 को फॉलो करने का सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि आपके पास प्री मीटिंग सेटअप होना चाहिए। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट केस आता है महबूब साहब वर्सेस जयपुर का, जिसको मैंने बताया है कि इसमें ये नदी इंडस रिवर केस भी इसको कहते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। पोस्ट ऑफिस केस हो जाता है आपका वीरेंद्र शाह घोष वाला, और इंडस वैली केस आपका आ जाता है महबूब शाह का केस। ये नदी के किनारे ये लोग कुछ मुस्लिम दोस्त रहते हैं, वो एक फैमिली अदुल्ला और हिमादुल्ला नाम के दो लोग रहते हैं। वो एक ऊंचा उगने वाला घास टाइप का पेड़ होता है, उसे काटते हैं, उस पर मना करता है, तो महबूब साहब को उसमें दायी ठहराया जाता है। और बाद में इसमें यही माना जाता है कि कॉमन इंटेंशन जो होता है वो काम करता है और उनको इंडिविजुअल रूप से कि नहीं इन लोगों ने मिलकर जो है उसको मारा। तो महबूब शाह के केस में यही हुआ क्लियर कि पहले ये मामला लाहौर हाई कोर्ट के पास था। लाहौर हाई कोर्ट ने जो है महबूब शाह को उसको 7 साल की सजा दी थी, कठोर कारावास इम्प्रिजमेंट।
लेकिन बाद में ये मामला जो है वो अपील में दिया जाता है प्रीवी काउंसिल में, क्योंकि इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट ने उसको साथ ही 302 और रिट विद सेक्शन 34 के अंतर्गत उसको अल्लादाद की हत्या के लिए मृत्युदंड की सजा दे देती है। इस बात से महबूब शाह चले जाते हैं प्रीवी काउंसिल। प्रीवी काउंसिल जो है उसको अपील को ले लेती है, एक्सेप्ट करती है, और अपील में जाने के बाद वो इसकी सजा को रद्द कर देती है, और वो कहती है कि ये जो है इनकी प्री मीटिंग नहीं हुई थी किसी के साथ, और ना ही इन्होंने सुनियोजित तरीके से कार्य किया था मारने के लिए। ये एक अचानक जो उपजी हुई लड़ाई कह सकते हैं कि सामान्य आशय तथा वही और समरूप यानी कि सेम और सिमिलर इंटेंशन में अंतर की बात की, और यह पता नहीं चला चाहिए था। इसके बीच बहुत ही सूक्ष्म यानी माइनर डिफरेंस था, और यह अंतर वास्तविक तथा सब्सटेंटिव है, और इस अंतर की अपेक्षा करना न्याय का गला घोटना। अगर हम इसको क्लियरली नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं अक्यूज जिसको हम मान रहे हैं उसके साथ नाइंसाफी होगी। तो उसने ये माना कि जो कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन है वो उसका एक समान नहीं था इसमें, और इसलिए महबूब साहब को जो है उसके कन्विक्शन से बरी कर दिया जाता है, और साथ ही सिमिलर इंटेंशन को क्लियर करता है प्रीवी काउंसिल। तो अब हम बात करेंगे कॉमन ऑब्जेक्ट। कॉमन ऑब्जेक्ट पे आने से पहले एक बार हम समराइज कर लेते हैं कॉमन इंटेंशन को कि क्या क्या हमने फाइंड आउट कर लिया। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं कीवर्ड्स, एक कि प्री मेडिटेशन होना चाहिए माइंड का, जो कि सबसे नेसेसरी है। दूसरा है कॉमन इंटेंशन में डेवलप हो सकता है एट द स्पर ऑफ द मोमेंट बट शुड बी शेयर्ड एमंग ईच अदर। ठीक। थर्डली हम बात करते हैं कॉमन इंटेंशन कैन ओनली बी प्रूव्ड बाय फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केसेस, क्योंकि बिना सर्कमस्टांसेस एविडेंस के आप इसको प्रूव नहीं कर सकते हो। फोर्थली बात करते हैं हम कि कॉमन इंटेंशन इज नॉट सिमिलर इंटेंशन, यानी कॉमन इंटेंशन सिमिलर इंटेंशन नहीं होता है। फिफ्थली हम बात करते हैं बेनिफिट ऑफ डाउट शैल बी गिवन टू अक्यूज्ड। अभी जैसे हमने बात किया कि इसका जो डाउट होता है हमेशा अक्यूज्ड को दिया जाता है। एंड इफ कॉमन इंटेंशन इज नॉट देयर ऑफ सेक्शन 38 शैल अप्लाई। अगर जहाँ पे 34 नहीं लगा, 38 जो ये कहता है कि पर्सन कंसर्न इन क्रिमिनल एक्ट मे बी गिल्ट ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस where several persons are engaged or concerned in the commission of or act criminal, they may be guilty of different offence by means of the act। मतलब कि जहाँ की कोई व्यक्ति किसी आपराधिक कार्य को करने में लगे हुए हैं वहाँ वे उस कार्य के आधार पर विभिन्न अपराधों के दोषी होंगे। यानी कि अगर 3 लोग मिलकर 3 तरह का काम करते, एक ही व्यक्ति को मारते लेकिन वो 3 प्रकार से कार्य करते हैं, तो फिर उसके लिए जो ऑफेंसेस के जो पनिशमेंट होंगे वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ होंगे। कि मतलब 34 वहाँ पे अप्लाई नहीं करेगा। ओके। अब हम बात करेंगे कॉमन ऑब्जेक्ट की। तो कॉमन ऑब्जेक्ट जो है वो आईपीसी का चैप्टर 8 है, जो कि ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक ट्रांसपेरेंटी की बात करता है। सेक्शन 141 से लेकर के 160 तक ये पूरा का पूरा कॉमन ऑब्जेक्ट को ही बताता है। सेक्शन 141 डिफेंड करता है लॉफुल असेंबली को कि ये क्या क्या चीज़ें हैं, डिफेंस करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट इसका जो चीज़ है ये 5 मोर पीपल्स प्लस कॉमन ऑब्जेक्ट, यानी 5 या 5 से ज़्यादा लोग होने चाहिए। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे हमने बात की कॉमन इंटेंशन में, तो कॉमन इंटेंशन में क्या था, प्री मीटिंग होनी चाहिए, मीटिंग ऑफ माइंड जिसमें होना चाहिए। और इसमें जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो कि कम से कम 5 से ज़्यादा लोग होने चाहिए, तो फिर एक अनलॉफुल असेंबली के वो मेंबर माने जाएंगे। तो जो ये 5 फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो ये आपको देख रहे हैं, ये वो 5 कंडीशंस हैं। इनमें से ही अगर कुछ होता है या आप करते हो तो ही अनलॉफुल असेंबली के मेंबर्स माने जाओगे, और अगर इनमें से 5 नहीं होता है तो आप अनलॉफुल असेंबली के मेंबर्स नहीं माने जाते हो। तो ये सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट है, इसके अंदर ही आप आएंगे 5 से ज़्यादा, और इस 5 के अंदर ही आपको फॉल करना होता है, तो आप आ जाते हैं कि आप अनलॉफुल असेंबली। तो अब हम बात करते हैं कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट में डिफरेंसेस के बारे में। इस डिफरेंसेस को समझने के बाद हमारे जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, जो भी अभी तक हमारे समझ में नहीं आया वो सारी की सारी पिक्चर्स क्लियर हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉमन इंटेंशन की। तो कॉमन इंटेंशन में जो सेक्शन 34 है, डज नॉट क्रिएट ऑफेंस इन इटसेल्फ, ओनली लेज डाउन प्रिंसिपल्स ऑफ ज्वाइंट लायबिलिटी। सेक्शन 34 जो है वो सिर्फ ज्वाइंट लायबिलिटी का जनरल प्रिंसिपल्स फॉलो डाउन करता है, ना कि ये अपने आप में कोई अपराध है। 34 को अप्लाई करने के लिए इसके साथ एक कोई भी सेक्शन जिसमें वो अपराध हो उसको शामिल करना पड़ेगा। 34 इंडिविजुअल ऑफेंस नहीं माना जाएगा, कहने का मतलब। जबकि सेक्शन 149 क्रिएट्स ऑन द ऑफेंस इन इटसेल्फ, अपने आप में एक ऑफेंस क्रिएट करता है, इज अ बीइंग अ मेंबर ऑफ द अनलॉफुल असेंबली पनिशेबल अंडर सेक्शन 143।
यानी 149 के सिर्फ ग्राउंड पे ही आपको 143 में पनिशमेंट दिया जा सकता है, क्योंकि आप एक अनलॉफुल असेंबली के मेंबर माने जाएंगे। फिर कॉमन इंटेंशन अंडर सेक्शन 34 नॉट डिफाइन एनीवेयर इन आईपीसी, कहीं भी सेक्शन 34 में इसको डिफाइन नहीं किया गया है कॉमन इंटेंशन को, इसलिए सिर्फ फर्दरेंस आप इसमें हम ये बोलते हैं कि अग्रसर में कार्य कर रहे हैं, लेकिन आप ये कहिए कि कहीं इंटेंशन है, क्योंकि बहुत वाइडर है ये। तो और जबकि कॉमन ऑब्जेक्ट को 141 में उन 5 इंग्रेडिएंट्स में डिफाइन किया गया है। पीरियड मीटिंग कॉमन इंटेंशन के लिए ज़रूरी है, मीटिंग ऑफ माइंड्स ज़रूरी होनी है, पहले हो चुकी हो और उसके अगर सालाना में कोई कार्य किया जा रहा हो, जबकि कॉमन ऑब्जेक्ट में फॉर्मेट विदाउट पीरियड मीटिंग ऑफ माइंड कोई आवश्यक नहीं है। एप्लीकेबल व्हेन 2 or more पर्सन आर इन्वॉल्व, इसको एप्लीकेबल होने के लिए 2 या 2 से अधिक व्यक्ति इन्वॉल्व हो सकते हैं इसमें, जबकि इसमें एप्लीकेशन होने के लिए 5 या 5 से ज़्यादा लोग जो होने जरूरी है, मिनिमम 5 तो होने ही चाहिए। इसमें पार्टिसिपेशन इज ए क्रूअल एस्पेक्ट्स। कॉमन इंटेंशन में पार्टिसिपेशन एक सक्रिय भागीदारी है, जो कि आपको उसी एक्ट ऑफ सीरीज में बताया था मैंने कि होना जरूरी है एक दूसरे के लिए, जबकि इसमें नो नीड, इसकी कोई आवश्यकता नहीं कि एक्टिव पार्टिसिपेशन इज कंपल्सरी इन सेक्शन 149। इसके साथ इसे 34 में डिफाइन किया गया, इसे 149 में डिफाइन किया गया है, और इसके लिए अनलॉफुल असेंबली होना जरूरी है, लेकिन इसके लॉफुल असेंबली होना जरूरी नहीं है। तो ये बहुत सारे छोटे छोटे इसमें डिफरेंसेस है जो कि 149 में और कॉमन इंटेंशन में डिफरेंट क्लियर कर देते हैं। तो आई होप सो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम जल्दी मिलते हैं। ओके, बाय, टेक केयर।